हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्लैंक नॉलेज पे। दोस्तों, हमारे ब्लैंक नॉलेज चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, करते हैं आज की वीडियो की शुरुआत। दोस्तों, आज की जो वीडियो हमने बनाई है वो कुछ स्पेशल टॉपिक है हमारा, वो एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक है, उससे रिलेटेड। चलिए दोस्तों, हमारे ब्लैंक नॉलेज पे आप सभी का स्वागत है। आरएससीआई की एग्जाम 15 अक्टूबर 2023 में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की एक श्रृंखला लेकर आया हूँ मैं। एक पूरी पूरी सीरीज है जिसके अंदर मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है वो आप सभी के लिए लेकर आया हूँ। चलिए मित्रों, हम करते हैं हमारी की शुरुआत। तो सबसे पहले जो हमारे हमारे सामने जो क्वेश्चन आ रहा है वो क्वेश्चन है हमारा, ऐसी मेमोरी जिसका प्रयोग रैम द्वारा सबसे अधिक बार प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, सबसे अधिक बार प्रयोग की जाने वाली मेमोरी, दोस्तों ये जो मेमोरी होती है वो होती है कैश मेमोरी। दोस्तों, ये जो कैश मेमोरी होती है वो कंप्यूटर में सर्वाधिक सबसे ज्यादा बार यूज की जाने वाली मेमोरी होती है। ये एक प्राइमरी मेमोरी का ही पार्ट होता है। इस भाग को सीपीयू के ऐसे भाग में रखा जाता है जहां से हमारा कंप्यूटर या हमारी मेमोरी सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाती है। चलिए दोस्तों, हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों, ये है आज का स्पेशल क्वेश्चन। दोस्तों, स्ट्राइक थ्रू, स्ट्राइक थ्रू के बारे में लास्ट टाइम जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर स्पेशली पूछा गया था। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ स्ट्राइक थ्रू होता क्या है। देखो दोस्तों, कोई भी फीचर का उपयोग करने के लिए चयनित टेक्स्ट पर सीधी लाइन खींचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों, जब भी हम वर्ड पेड या एमएस एक्सेल या पावर पॉइंट इनका यूज करते हैं या वर्ड पेड का यूज करते हैं, इसके अंदर हमें स्ट्राइक थ्रू देखने को मिलता है। जैसे हमने ए बी सी डी इस टाइप से लिखा, फिर इसके ऊपर ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक थ्रू बोलते हैं। दोस्तों, क्या बोलते हैं, स्ट्राइक। दोस्तों, दूसरा है जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, चेंज केस करना। दोस्तों, यह चयनित टेक्स्ट को केस को बदलने के लिए, सिलेक्टेड टेक्स्ट के केस को बदलने के लिए हम इसके लिए F3 कमांड का प्रयोग करते हैं। दोस्तों, ये जो चेंज केस होता है उसका मतलब समझिए। जब भी हम एमएस वर्ड के अंदर बात करते हैं, दोस्तों ये जो एमएस वर्ड होता है इसके अंदर हमारे पास में चेंज केस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे होता क्या है वो देखिए। दोस्तों, यहाँ पे जब कभी भी हम फर्स्ट लेटर कैपिटल लिखते हैं, जैसे ए बी सी डी, इस टाइप से ये कौन सा केस होता है, सेंटेंस केस। दोस्तों, इसी प्रकार के हमारे पास में और भी केसेस होते हैं। फिर नॉर्मल केसेस आ जाते हैं। फिर ऐसे ही हमारे पास में कुछ स्पेशल केस होते हैं, जैसे टोंगल की, उसके अंदर एवरी वर्ड क्या होते हैं, एक बड़ा एक छोटा होता है। ए बी, जैसे सी बड़ा हो जाएगा, तो इस टाइप से हमारे पास में कोई भी टेक्स्ट आ जाता है। अब ये होता है जो ट्रायंगल होता है, ये सेंटेंस होता है, इसी के साथ में होता है ई कैपिटल वाला। इसके अंदर होता है क्या है, हर वर्ड का जो फर्स्ट लेटर है वो क्या होता है, बड़ा होता चला जाता है। बाकी सभी लेटर्स क्या होते हैं, स्मॉल में होते हैं। तो इस टाइप से हम इसका यूज करते हैं। दोस्तों, ये होता है हमारा चेंजेस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, निम्नलिखित में से सबसे अच्छी गुणवत्ता वाला वेक्टर ग्राफिक का उत्पादन करता है। दोस्तों, ये जो वेक्टर ग्राफिक्स होती है ये हमारे लिए क्या होती है, दोस्तों ये जो वेक्टर ग्राफिक्स होती है हमारे लिए सबसे अच्छा वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, फ्लोटर। दोस्तों, जब कभी भी हम बैनर बनवाते हैं तो ये जो हमारे बैनर की क्वालिटी होती है वो काफी शानदार होती है। हमें जूम करके देखने पे भी हमें क्या नहीं दिखती, एकदम फटी हुई नहीं दिखती। क्यों? क्योंकि इसकी क्वालिटी इतनी होती है, इतनी अच्छी होती है कि जब कभी भी हम इसका रेजोल्यूशन चेक करते हैं या डीपीआई के अंदर चेक करते हैं। दोस्तों, ये जो डीपीआई है इसके बारे में काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है डॉट पर इंच। दोस्तों, ये है जो क्या काम करती है, प्रिंटर्स की जो क्वालिटी होती है उन्हें चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। प्रिंटर्स की क्वालिटी को चेक करने के लिए हम इसका यूज करते हैं, इसका डीपीआई। तो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है वेक्टर ग्राफिक्स का उत्पादन कौन करता है, इसका जो सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, फ्लोटर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी इस डायग्राम में देख पा रहे हो, सी डी रोम, सी डी आर, सी डी, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा हमारा वो आएगा डीवीडी, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क के नाम से जाने वाली ये डिस्क को ही हम क्या बोलते हैं, ये जो डिस्क होती है वो ऑप्टिकल डिस्क के अंदर आती है। दोस्तों, ऑप्टिकल डिस्क में हमारे पास में सीडी आती है, डीवीडी आती है, और एक हमारे पास में आती है ब्लू रे डिस्क। दोस्तों, ये जो सारी की सारी चीजें आती है ये आती है हमारी
ऑप्टिकल डिस्क के अंदर। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डीवीडी। चलिए दोस्तों, जैसे हम कुछ एक्स्ट्रा बातें कर लेते हैं थोड़ी सी। जैसे नॉर्मल हमारे पास में पता होना चाहिए कि कंप्यूटर्स के टाइप कितने हैं। दोस्तों ये जो कंप्यूटर होते हैं हमारे 3 टाइप्स के होते हैं। पहला होता है एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। दोस्तों ये जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इसमें फिजिकल क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए हम इस कंप्यूटर का यूज करते हैं। जैसे थर्मामीटर हो गया हमारा, स्पीडोमीटर हो गया। तो इस टाइप के जो मीटर होते हैं उसके लिए हम एनालॉग कंप्यूटर का यूज करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो बाइनरी बिट्स पे काम करते हैं। दोस्तों ये जो बाइनरी बिट्स होते हैं वो कौन से होते हैं, 0 और 1। दोस्तों ये जो दोनों होते हैं वो बाइनरी बिट्स होते हैं। हाइब्रिड ऐसे कंप्यूटर जो एनालॉग प्लस डिजिटल कंप्यूटर के मिलने से बनते हैं उन्हें हम कौन से कंप्यूटर बोलते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर। चलिए कंप्यूटर को सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है, कंप्यूटर को बूट करने का क्या मतलब होता है। दोस्तों कंप्यूटर को जब हम बूट करते हैं तो कंप्यूटर को बूट करने का प्रोसेस क्या कहलाता है, कंप्यूटर को स्टार्ट करना। कंप्यूटर को स्टार्ट करना ही बूटिंग कहलाती है। ये दो टाइप की होती है, एक होती है कॉल्ड बूटिंग, एक होती है वार्म बूटिंग। दोस्तों ये जो कॉल्ड बूटिंग होती है इसके अंदर होता क्या है, जब कभी भी हम हमारे सिस्टम्स को, जब वो ऑफ होता है, परमानेंट ऑफ होता है, तो हमें उसको क्या करते हैं, पावर स्विच से ऑन करते हैं। जब भी हम इसको पावर स्विच से ऑन करते हैं तो उसी के बाद में जो हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है वो किसके अंदर आता है, कोल्ड बूटिंग के अंदर। और जो वार्म बूटिंग होती है, जब कभी भी हम हमारे पीसी को रीस्टार्ट करते हैं तो वही जो रीस्टार्ट करने की प्रोसेस होती है वो किसके अंदर आती है, वार्म बूटिंग के अंदर। दोस्तों इस टाइप से हमारे बूटिंग के 2 टाइप्स होते हैं। चलिए कोड होना, दोस्तों ये का क्वेश्चन काफी 2 से 3 बार आरएससीआईटी के एग्जाम्स में पूछा गया है। कोर्टोना क्या है, दोस्तों कोर्टोना एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किए जाने वाले, जब कभी भी हम यहाँ पे हमारे टास्क बार के ऊपर देखते हैं तो ये जो हमारा विंडोज बटन होता है उसके पास में ही एक सर्च का बटन होता है, उसके पास में एक कोर्टोना का बटन दिया हुआ होता है जो गोल होता है। यह क्या करता है, सर्च करने के लिए ही उपयोग लिया जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, कोर्टोना। यह एक सर्च बॉक्स की तरह इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हमारे पास में, फोल्डर आपके द्वारा डिलीट कर दिया गया। जैसे मान लो कोई भी फाइल, फोल्डर या कोई भी डेटा है जो आपके द्वारा डिलीट कर दिया गया है हमारे कंप्यूटर के अंदर से, ये जो हमें मिलता है वो कहाँ पे मिलता है, हमारे रिसाइकिल बिन के अंदर। दोस्तों ये जो रिसाइकिल बिन होती है ये कंप्यूटर का पार्ट होती है। रिसाइकिल बिन के बारे में मैं आपको एक दो चीजें और एक्स्ट्रा बता देता हूँ। ये जो हमारी रिसाइकिल बिन है इसके अंदर हम कभी भी कोई भी चीज को डिलीट करते हैं या कोई भी फाइल फोल्डर को डिलीट करते हैं तो ये जो फाइल या फोल्डर हमारा डिलीट होता है, ये डिलीट होने के बाद में हमारा सीधा चला जाता है रिसाइकिल बिन में। दोस्तों ये जो रिसाइकिल बिन होती है, ये जो रिसाइकिल बिन होती है इसके अंदर से हमारा कोई भी स्पेस कम नहीं होता। हमारा जो स्पेस होता है वो कम नहीं होता। जब हम रिसाइकिल बिन को एम्प्टी करते हैं तब जाके हमारा रिसाइकिल बिन से मेमोरी के अंदर जो लिखा रखा हुआ हमारा डेटा होता है वो तब जाके हम हमारी मेमोरी के अंदर क्या करते हैं, स्पेस को क्रिएट कर पाते हैं। चलिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डिलीट की गई फाइल्स कहाँ होगी, रिसाइकिल बिन में। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा। चैटिंग सेवा को हम क्या कहते हैं, दोस्तों ये जो चैटिंग सेवा होती है वो कहलाती है इंटरनेट रिले चैट। कौन सी, इंटरनेट रिले चैट। दोस्तों इसके अंदर होता क्या है, एक मैसेज आपने यहाँ से भेजा एक बी को, तो ये जो मैसेज एक टाइम पे सेम टाइम पे यहाँ पे जो डिलीवर हो रहा है यही मैसेज क्या कहलाते हैं, इंटरनेट रिले चैट कहलाते हैं, क्योंकि ये एक रिले की फॉर्मेट में चलते हैं। जैसे एक एक साइड से आपने भेजा, एक साइड से इनका रिप्लाई आया, फिर आपने भेजा, फिर इनका रिप्लाई आया, फिर आपने भेजा, फिर इनका रिप्लाई आया। तो ये एक तरह से एक सीक्वेंस बनता चला जाता है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट के नाम से जानते हैं। चलिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वह किसी भी मेल भेजने के लिए। दोस्तों सबसे आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम नॉर्मल। देखो आराम से पढ़ो क्वेश्चन को। किसी भी को भी मेल भेजने के लिए आपको उसका क्या जानना जरूरी है। दोस्तों जैसे मान लो मैं आपको ईमेल भेजना चाहता हूँ या फिर कोई डाक भेजना चाहता हूँ, मैं आपको डाक भेजना चाहता हूँ तो मुझे आपके घर का सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, एड्रेस पता होना चाहिए। तब जाके तो मैं क्या करूंगा, आपको डाक भेज पाऊंगा। इसी तरह हमारी इलेक्ट्रॉनिक मेल्स की दुनिया में हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, ईमेल एड्रेस की। किसकी, ईमेल एड्रेस की। तो ये जो ईमेल एड्रेस है इसी के बेसिस से हम किसी को क्या करते हैं, मेल करते हैं। चलिए दोस्तों इसी से जुड़ा हुआ मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, ईमेल। ये जो ईमेल होते हैं हमारे पास में बहुत सारे होते हैं। ईमेल्स के अंदर ही हमारे क्या आते हैं, बहुत सारे मेल्स आते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉनिक मेल्स के नाम से जानते हैं। जैसे हम बात करते हैं जीमेल की, दोस्तों ये जो जीमेल है, yahoo.com है,
तो इस टाइप से जो भी हमारे outlook.com है, ये जो इस टाइप की जीमेल्स होती है, ये सारी की सारी मेल्स होती है, ये मेल्स का ही प्रकार होती है। तो इसलिए कंफ्यूज ना हो, ये सभी क्या होती है, मेल्स का प्रकार होती है। ये किसके अंदर आती है, ईमेल्स के अंदर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा गया है, देखो कई बार, 3 बुनियादी अंश कौन कौन से हैं। इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है शीर्ष, संदेश और हस्ताक्षर। दोस्तों जब कभी भी हम कोई लेटर वगैरह टाइप करते हैं तो वहां पे हम सबसे पहले तो उसका शीर्षक मेंशन करते हैं, जो भी इसकी हेडिंग होती है वो यहाँ पे मेंशन करते हैं। फिर उसके बाद में वो संदेश, वो लेटर क्या होता है जो आप जिसकी पर्पज से भेज रहे हो, और फिर यहाँ पे आप अपने साइन करके मेंशन करते हो। इसी के अंदर डिजिटल साइंस के नाम से एक ऑप्शन आता है, वहां से आप ईमेल के अंदर डिजिटल साइन करके आप अपनी मेल्स को वेरीफाई कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो आइकन दिख रहा है आपको, ये जो आइकन क्या है, यहाँ पे आपका पीसी कनेक्टेड है, यहाँ पे क्या है, इंटरनेट। तो दोस्तों ये जो आइकन है वो किसका है, आईएसपी। ये जो आईएसपी होता है वो क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। मतलब इसका मतलब ये होता है आपके आसपास में कोई टावर्स लगे हुए होंगे, कोई फाइबर की केबल्स वगैरह होगी, तो ये जो सारे का सारा काम होता है वो किसके द्वारा होता है, आईएसपी के द्वारा। जैसे बीएसएनएल का नाम सुना है, ऐसे ही आपने जियो का नाम सुना होगा, एयरटेल का नाम सुना होगा। ये सारी की सारी हमारी क्या है, एक तरह से आईएसपी है, क्योंकि ये हमें इंटरनेट की सर्विस को प्रोवाइड करवा रहे हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, GOVEDU.mail और .net, ये है क्या। दोस्तों ये जो है एक्सटेंशन है, किसके एक्सटेंशन है, ये हमारे मेल्स के पीछे यूज किए जाने वाली या हमारी वेबसाइट्स के पीछे यूज किए जाने वाली, अब हम पढ़ते हैं URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये जो हमारे यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर है, इसके अंदर होता क्या है, जब कभी भी हम कोई भी वेबसाइट बनाते हैं तो उसके अंदर हमें सबसे पहले डोमेन नेम, डोमेन कोड, इन सारी बेसिक बेसिक चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। HTTPS डबल डॉट डबल स्लेश, फिर हम क्या लिखते हैं, www.google.com। दोस्तों ये जो .com लगाते हैं, ये क्या होते हैं, हमारे डोमेन कोड्स होते हैं। दोस्तों ये जो डोमेन कोड्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, .com बोलते हैं, जियो भी बोलते हैं, edu बोलते हैं, और मेल और नेट बोलते हैं। दोस्तों ये तो है हम किसके लिए, गवर्नमेंट की जितनी भी वेबसाइट्स होती है उनके पीछे, जैसे राजस्थान gov.in की तरह हम इसको यूज कर सकते हैं। edu किसी भी स्कूल, कॉलेज या फिर किसी एजुकेशन प्लेटफॉर्म की कोई वेबसाइट होती है, उसके पीछे हम edu का यूज करते हैं। ईमेल, कोई भी मेल वगैरह होता है उनके लिए, या फिर ये मेल्स का मतलब होता है मिलेक्सिल के लिए भी आप इसका यूज कर सकते हो। .net जो होता है वो हमारा नेटवर्किंग साइट के लिए यूज किया जाने वाला होता है। तो इस जो क्वेश्चन का आंसर होगा ये क्या होंगे, डोमेन कोड्स होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए दोस्तों हमारे पास में फिर से कुछ रैपिड फायर्स आई है, जिनको हम समझ लेते हैं। दोस्तों कंट्रोल एन एक तरह से शॉर्ट की होती है, किसकी शॉर्ट की, किसकी होती है। दोस्तों ये जो शॉर्ट की होती है वो हमारे लिए कमांड, यह एक कमांड होती है जिसके प्रयोग से हम क्या करते हैं, किसी भी नए डॉक्यूमेंट्स को ओपन करने के लिए हम कंट्रोल एन का यूज करते हैं। दोस्तों जब हम कभी भी कंट्रोल एन का यूज करते हैं, कंट्रोल प्लस एन का यूज करते हैं, तो इसी के साथ में हमारी जो फाइल्स होती है वह हमें न्यू विंडो के अंदर ओपन हो जाती है। कहाँ पे ओपन होती है, न्यू विंडो के अंदर ओपन हो जाती है। इसी के साथ में किसी पुरानी फाइल जो आपके पास में पहले से मौजूद है उसको ओपन करने के लिए हमें कंट्रोल ओ का यूज करते हैं। इसी के साथ में किसी फाइल को सेव करने के लिए कंट्रोल एस का यूज करते हैं, और प्रिंट करने के लिए हम कंट्रोल पी का यूज करते हैं। दोस्तों किसी भी फाइल्स को हम जब प्रिंट करते हैं तो हम कंट्रोल पी का यूज करते हैं, लेकिन जब हम प्रिंट करते हैं उससे पहले हमें एक चीज दिखाई देती है लास्ट। इससे पहले एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जैसे किसी भी फॉर्म वगैरह को हम प्रिंट करते हैं या कोई फाइल है उसको प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट करने से पहले जो देखा जाने वाला है या पढ़े जाने वाला पेज होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू बोलते हैं। दोस्तों क्या बोलते हैं, प्रिंट प्रीव्यू। अनडू कमांड, कंट्रोल जेड का यूज करके हम किसी भी कमांड को क्या कर सकते हैं, अनडू। जैसे हमसे यहाँ पे कोई गलती हो गई या हमने कोई टेक्स्ट गलत टाइप कर दिया, हम वापस पिछले वाले टेक्स्ट पे जाने के लिए हमें किसका यूज करना है, अनडू कमांड का यूज करना होता है। इसका कमांड क्या है, कंट्रोल जेड। चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों स्पैम, ये जो स्पैम होते हैं, स्पैम क्या होते हैं दोस्तों, ये एक तरह से हमारे अनचाहे संदेश होते हैं। जब कभी भी हम ईमेल्स को यूज करते हैं तो कई बार हमारे पास में अनवांटेड मेल्स आ जाते हैं, जैसे सोशल मेल्स होते हैं हमारे पास में, और भी बहुत सारे प्रमोशन मेल्स होते हैं। इस टाइप के जो भी मेल्स होते हैं वो आपको यहाँ पे स्पैम के अंदर शो होते हैं।
तो इन्हीं मेल्स को हम क्या बोलते हैं, अनचाहे मेल्स बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है शानदार क्वेश्चन है, यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे डिस्क से, तो यहाँ से हम इस क्वेश्चन को एक बार फिर से देख लेते हैं। दोस्तों WORM डिस्क का अर्थ क्या है? दोस्तों इसका अर्थ क्या होता है, जब कभी भी हम बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क की, दोस्तों ये जो ऑप्टिकल डिस्क होती है हमारी, ये मैंने यहाँ पे ये अलग अलग टाइप की हमारी ऑप्टिकल डिस्क होती है। ये जो डिस्क होती है इनके अंदर हम डेटा को सिर्फ और सिर्फ एक बार ही क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। मतलब रीड तो हम बहुत सारी बार कर सकते हैं, लेकिन हम जब राइट की बात आती है तो हम राइट कितनी बार कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक बार। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, राइट वंस एंड रीड मेनी। दोस्तों तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, राइट वंस रीड मेनी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, स्थिर वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी। दोस्तों इनमें से जो वोलेटाइल प्रकृति की मेमोरी होती है वो रैम होती है। दोस्तों वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल हमारे पास में दो होती है, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल जो होती है हमारे पास में वो क्या होती है, अस्थिर प्रकार की प्रकृति। जैसे हमारे पास में रैम होगी, रैम के साथ साथ में हमारे पास कैश मेमोरी हुई, ये किस टाइप की मेमोरी होती है, रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये हमारे पास में इस तरह से वोलेटाइल नेचर्स की होती है। नॉन वोलेटाइल के अंदर हम रोम और हार्ड डिस्क को यूज करते हैं। तो ये दोनों हमारे पास में कौन सी होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एक ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस जो पेपर मीडिया पर बने। दोस्तों आपने कभी भी एग्जाम वगैरह दिया होगा तो वहां पे जो आपका एग्जाम लगेगा वो भी एक OMR शीट के ऊपर लगेगा। दोस्तों इस टाइप से आपको क्या करना होता है, गोले भरने होते हैं, यहाँ पे आपके रोल नंबर वगैरह नाम वगैरह मेंशन होते हैं। तो इस टाइप की जो OMR को पढ़ने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो क्या होता है, OMR। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये एक तरह से इनपुट डिवाइस होता है। कौन सा डिवाइस होता है दोस्तों, इनपुट डिवाइस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इंटरनेट पर भेजी गई सूचनाएं। दोस्तों इंटरनेट पर भेजी जाने वाली सभी सूचनाएं हमारी पैकेट्स की फॉर्म में जाती है। कौन सी फॉर्म में जाती है दोस्तों, जब कभी भी हम कोई भी चीज को भेजते हैं तो इंटरनेट भी एक क्या है, नेटवर्क का ट्रैफिक होता है, जहाँ पे हम किसी भी चीज को भेजने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, पैकेट्स का। जब हमें एक जगह से दूसरी जगह कोई भी चीज कुरियर करनी होती है तो हम किसका यूज करते हैं, पैकेट बनाते हैं, अच्छे से पैक करते हैं। ठीक उसी ही तरह इसको भी हम यूज करते हैं। तो ये भी हमारा क्या होता है, इंटरनेट पे छोटी छोटी फाइल बन जाती है और फिर वो वहां पे जाके वापस कलेक्ट हो जाती है इस तरह से। तो वो हमें क्या मिल जाती है, डायरेक्ट मिल जाती है। चलिए बढ़ते हैं। ISP का पूरा नाम जैसा कि मैंने बता दिया आपको, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। URL का नाम मैंने बता दिया, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। दोस्तों काफी शानदार शानदार क्वेश्चन है आप सभी के लिए। ईमेल एक क्लाइंट होता है। दोस्तों ये बताओ, ये क्या पूछ रहा है, ईमेल। ईमेल के अंदर क्लाइंट क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, क्लाइंट और सर्वर। दोस्तों ये जो हमारे पास में दो चीजें होती है, सर्वर, सर्वर क्या होता है, जब कभी भी आप इंटरनेट पे कोई भी चीज को अपलोड करते हो तो वो क्या होता है, आपके पास से जो स्टोरेज थी तो वो वहां से कहाँ चली जाती है, हमारी इंटरनेट के ऊपर। और इंटरनेट जो बेस होता है वो किसके ऊपर होता है, क्लाउड के ऊपर। तो इसीलिए हम इंटरनेट पे कोई भी चीज डालते हैं तो वो तो किसमें आ जाएगी, क्लाउड के ऊपर। और जब हम इंटरनेट से किसी भी चीज को डाउनलोड करते हैं वो किसके अंदर आ जाएगी, हमारी सर्वर, किसमें आ जाएगी, सर्वर के ऊपर। किसमें आ जाएगी, सर्वर से डाउनलोड करते हैं। ओके दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगली तरफ। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लिपबोर्ड। दोस्तों किसी भी चीज को आप कॉपी पेस्ट करते हो, कॉपी कट करते हो, तो ये जो कॉपी कट किया हुआ डॉक्यूमेंट्स होता है ये कहाँ पे जाके सेव होता है, हमारे क्लिपबोर्ड के अंदर। तो कहाँ पे, क्लिपबोर्ड। दोस्तों ये जो क्लिपबोर्ड होता है इसके अंदर हम मैक्सिमम 24 को यूज कर सकते हैं। 24 चीजें हम क्या कर सकते हैं, कॉपी कट या पेस्ट कर सकते हैं। कॉपी करने के लिए हम कमांड का यूज करते हैं वो क्या होती है, कंट्रोल-C। और कट करने के लिए हम कंट्रोल-X कमांड का यूज करते हैं। पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल-V कमांड का यूज करते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए धमाकेदार एक और क्वेश्चन आ गया है हमारे सामने। जब आप किसी टॉपिक के लिए प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करोगे, करते हैं तो उसके द्वारा खोजी हुई जानकारी एक डेटाबेस जैसे संरचना में आती है और संगठित हो जाती है, वो क्या होती है दोस्तों। चलिए मैं बताता हूँ इसके बारे में। देखो जब कभी भी हम इंटरनेट के ऊपर कोई भी चीज को सर्च करते हैं, मान लो आप सभी गूगल के ऊपर गए तो वहां पे आपने कुछ चीज सर्च की, सर्च करने के बाद में जो रिजल्ट हमारे सामने ओपन होके आता है तो वो जो अलग अलग टाइप से हमारे पास में URLs ओपन होते हैं, वो जो फॉर्मेट होती है वो कौन सी फॉर्मेट होती है, हमारी इंडेक्स की फॉर्मेट होती है। दोस्तों कौन सी फॉर्मेट, इंडेक्स की फॉर्मेट।
तो ये जो सारी की सारी निकल के आते हैं वो कौन से फॉर्मेट में निकल के आते हैं, इंडेक्स की फॉर्मेट में निकल के आते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है लास्ट टाइम काफी बार सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछा गया है, चलिए तो इसके बारे में मैं बता देता हूँ। इसका जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स है दोस्तों, ये जो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं इनका कुछ स्पेशल काम होता है। देखो होता क्या है, जब कभी भी हम ऑनलाइन वगैरह कोई पढ़ाई वगैरह करते हैं, कोई कोर्स परचेज करते हैं, तो वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप्स की क्या होते हैं चीजें पढ़ने को मिलती है। जब हम उन स्टडी मटेरियल्स को पढ़ लेते हैं तो उसके बाद में वहाँ पे एक टेस्ट पेपर क्रिएट किया हुआ होता है, वहाँ पे 4 टाइप्स के ऑप्शंस दिए हुए होते हैं। उन ऑप्शंस को हम एग्जाम में देखिए, फिर हमें एक सर्टिफिकेट जनरेट होता है। वही जो कोर्स होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, राजस्थान सरकार द्वारा लॉन्च किया गया क्लाउड बेस्ड, दोस्तों क्लाउड बेस्ड स्टोरेज राजस्थान सरकार के द्वारा जो कौन सा है, राज ई वॉयलेट। कौन सा है दोस्तों, राज ई वॉयलेट। ई मित्र मॉडल किसके ऊपर आधारित है दोस्तों, ई मित्र मॉडल ई गवर्नेंस के ऊपर आधारित है। ई गवर्नेंस के अंदर क्या आता है, G2C और B2C, मतलब गवर्नमेंट टू सिटीजन और बिजनेस टू सिटीजन। तो दोस्तों इसका यूज हम कहाँ कर सकते हैं, ये एक तरह से बिजनेस टू कस्टमर B2C का मतलब ये होता है। तो ये इस तरह से हमारा क्वेश्चन आंसर सही होगा। ठीक दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, G2C का मतलब क्या होता है दोस्तों। G2C किसका उदाहरण है, कौन सा ई गवर्नेंस का उदाहरण है। ई गवर्नेंस का कौन सा है दोस्तों, ई गवर्नेंस गवर्नमेंट मोबाइल रिचार्ज तो नहीं करवाती है। जब कभी भी हम डीटीएच रिचार्ज की बात करते हैं तो वो भी ये एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं, ईपीडीएस दोस्तों, ये जो ईपीडीएस होती है क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। दोस्तों जब कभी भी हम बात करते हैं, ये जो चलाई जाती है फूड मिनिस्ट्री के द्वारा, फूड एंड सप्लाई मिनिस्ट्री के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, जिसके अंदर एपीएल और बीपीएल वाले जो फैमिली होती है उनको क्या होता है, ईपीडीएस डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। जैसे हमारे पास कुछ ग्रेन्स वगैरह होते हैं, कुछ शुगर वगैरह होती है, तो इस टाइप की जो चीजें प्रोवाइड की जाती है वो इन्हें प्रोवाइड की जाती है। तो वो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से, जैसे राजस्थान के अंदर क्या कॉन्सेप्ट है, जन आधार के माध्यम से आप क्या करते हो, इसका यूज करते हो। तो ये जो चीज होती है ये डीबीटी के अंदर काउंट की जाती है। ये जो काउंट होती है वो किसमें आती है, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। इसके माध्यम से आप बायोमेट्री कर सकते हो, या फिर बायोमेट्री के अलावा आप ओटीपी के माध्यम से आप अपना जो भी फूड्स वगैरह होते हैं उनको आप ले सकते हो। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार के बारे में आप सभी ने देखा होगा। दोस्तों जब कभी भी कोई विंडो हमारे पास में ओपन होती है, या कोई एमएस ऑफिस या एक्सेल की फाइल्स हम ओपन करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास में कुछ आइकन्स दिए हुए होते हैं। वह जो आइकन्स होते हैं वही क्या कहलाते हैं, जो एक सिंगल क्लिक करने पे हमें या तो फाइल को सेव कर देते हैं, अनडू कर देते हैं, या अलग अलग टाइप से जो भी वर्क होता है उसके लिए हम यूज करते हैं। ये लेफ्ट साइड में होते हैं ज्यादातर, तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। उदाहरण के तौर पे सेव, अनडू और रीडू के रूप में। अनडू के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल जेड का यूज करते हैं, और रीडू के लिए कंट्रोल वाई या फिर F4 का यूज करते हैं, वो भी F4 कंट्रोल के साथ में। चलिए बढ़ते हैं, G2C के अंदर G2C का तात्पर्य क्या है दोस्तों। G2C जब G के साथ में हम बात करते हैं गवर्नमेंट के साथ में, तो गवर्नमेंट के साथ में हमेशा जो बात होती है, गवर्नमेंट हमारी जो बात करती है हमारी नागरिकों के साथ में बात करती है, और नागरिक को हम क्या बोलते हैं, सिटीजन। ऐसे ही B2C होता है, B2C, ये जो B2C होता है तो बिजनेस टू कंज्यूमर, तो कोई भी बिजनेस होता है वो कंज्यूमर के साथ में किया जाता है, वो B2C के अंदर काउंट किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं, नेक्स्ट चीज में हमारा भामाशाह योजना के अंदर डीबीटी का पूरा नाम क्या है दोस्तों। डीबीटी का पूरा नाम क्या है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, जिसका पूरा का पूरा लाभ लाभार्थी तक पहुंचाया जा सकता है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों किसी भी फाइल्स को हम जूम करते हैं तो जूम करने के लिए हमारे पास में प्लस और माइनस के दो साइन दिए हुए होते हैं। इसका यूज करते हो आप किसके लिए करते हो, जूम इन के लिए, और इसका यूज करते हो जूम आउट के लिए। तो यही चीज क्या होती है, जूम इन एंड जूम आउट कहलाती है। तो इसी को हम क्या करते हैं, मैक्सिमम जो जूम होता है और मिनिमम जो जूम होता है, मिनिमम तो होता है 10% से लेके और 5% तक। ये हर सॉफ्टवेयर का अलग अलग होता है, किसी का 400 प्लस होता है, किसी का 500 होता है। तो इस टाइप से हमारा, और किसी का 100% जूम कर सकते हैं। चलिए विंडोज ऑप्शंस क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। इस ऑप्शंस के अंदर विंडो और नई नई विंडोज के विकल्प को एक तरह से शामिल किया गया।
विंडो को स्प्लिट करने से तात्पर्य होते हैं जब कभी भी आप एक टाइम पे दो विंडोज को एक साथ में ओपन करते हो तो उन्हें आधा आधा यूज करते हैं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, विंडोज स्प्लिट बोलते हैं। पेन का पूरा नाम दोस्तों, पेन का पूरा नाम हमारा होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। दोस्तों ऑप्शन बी इसका करेंट आंसर होगा, परमानेंट अकाउंट नंबर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 का प्रयोग कौन से चार्ट के प्रकार बनाए जा सकते हैं? दोस्तों ये जो होता है, कौन से प्रकार के चार्ट बनाए जा सकते हैं दोस्तों, इसमें इसमें पाई चार्ट भी बना सकते हैं और लाइन ग्राफ चार्ट भी बना सकते हैं दोस्तों। तो चलते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, पावर पॉइंट फाइल को सेव करने के लिए फाइल नाम के साथ में टाइप करना होता है .pptx, और यही चीज एक्सेल के लिए हम इसका यूज करते हैं, और MS ऑफिस के लिए, MS वर्ड के लिए हम इसका यूज करते हैं डॉक का, और x.xlf। निम्नलिखित में से मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। दोस्तों ये जो मेलवेयर का उदाहरण नहीं है वो क्या हो सकता है दोस्तों, देखिए एक बार इसके अंदर एंटीवायरस। दोस्तों ये ऑप्शन ए ही हमारा क्या है, एंटीवायरस। तो एंटीवायरस ही हमारा मेलवेयर का उदाहरण नहीं होता। स्पाईवेयर ऐसा वायरस जो हमारे कंप्यूटर में एंटर तो कर जाता है और फिर उसके बाद में हमारे ऊपर एक सर्वेलेंस की तरह क्या करता है, निगरानी रखता है। तो इसी को हम क्या करते हैं, स्पाईवेयर करते हैं। वायरस हमारे कंप्यूटर में आ जाते हैं और फिर अलग अलग तरीके से उसकी अपनी क्या बना लेते हैं, रेप्लिका बना लेते हैं, मतलब अपनी कॉपी करने लगते हैं, जिससे हमारा कंप्यूटर सिस्टम क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ट्रोजन हॉर्स भी हमारे पास में ऐसे ही होते हैं कि दिखने में तो भोले भाले से होते हैं, मतलब बिल्कुल ऐसा लगता ही नहीं कि ये हमें नुकसान पहुंचेंगे, लेकिन ये हमारे पास में चुपके से नुकसान पहुंचाते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्लास। HDMI के अंदर HD जो वर्ड यूज किया गया है दोस्तों, इसका मतलब होता है हाई डेफिनेशन से इसका तात्पर्य है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों ये जो वाटरमार्क होता है ये होता क्या है, जब कभी भी हम किसी पेज में कोई चीज लिखते हैं तो यहाँ पे लिखने के बाद में जो हमारे पेज के पीछे कोई चीज लिखी हुई आती है वही क्या कहलाती है, वाटरमार्क कहलाती है। जैसा कि आप सभी को यहाँ पे भी दिख रहा होगा, तो ये जो चीज है वो हमारे किसके अंदर आ रही है, वाटरमार्क के टाइप में आ रही है। चलिए पेज बॉर्डर, किसी भी पेज के ऊपर बॉर्डर लगाने की प्रोसेस को हम पेज बॉर्डर कहते हैं। ये किसके अंदर आती है, MS वर्ड के अंदर काउंट की जाती है। यहाँ पे हमारी चारों तरफ पेज को अलग अलग तरीके से बॉर्डर किया जा सकता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है मर्ज। दोस्तों मर्ज ये हमारा एक्सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये जो एक्सेल सीट होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों। मर्ज सेल का मतलब होता है क्या, जब कभी हम कई फाइल्स वगैरह में एक्सेल सीट्स में काम कर रहे होते हैं, एक्सेल को हम क्या बोलते हैं, स्प्रेड शीट प्रोग्राम्स के नाम से जानते हैं। अब देखो मान लो हमारे पास में 2 3 4 बहुत सारी क्या है, अलग अलग टाइप्स की सेल है। मैं चाहता हूँ इन सेल्स को हम क्या करते हैं, ये 2 सेल्स है इनको मर्ज करके मैं क्या बना लूँ, एक ही सेल बना लूँ। इस टाइप से ये जो सेल बना लूँ इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल को मर्ज करना। ये एक और ये दो को मिला के मैंने क्या बना ली, एक सेल बना ली, इसी को हम क्या बोलते हैं, टेक्स्ट को मर्ज करना। दोस्तों ये जो रैप टेक्स्ट होता है, ये जो रैप टेक्स्ट होता है इसका मतलब होता है क्या, देखो जब कभी भी आप एक्सेल सीट्स के अंदर कोई भी डेटा वगैरह टाइप करते हो तो उस टाइम पे आपके पास में इस टाइप से क्या है, एक्सेल सीट्स रखी हुई है। आपका डेटा यहाँ पे जा रहा है ABC, लेकिन यहाँ पे जाके आपको क्या होगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो ये जो यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, उन सारे डेटा को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, रैप टेक्स्ट का यूज करते हैं, जिससे वो वापस सेकंड लाइन के अंदर से वापस कंटिन्यू हो जाता है आपका डेटा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये जो क्या होता है, हमारे अलाइंस होते हैं। अलाइंस क्या होते हैं, देखो दोस्तों हमारे पास में 4 टाइप्स के अलाइन होते हैं। ये जो अलाइन होते हैं हम इसका यूज करते हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स के अंदर, हमारे पैराग्राफ्स की जो लाइन स्टार्टिंग होती है उनको यूज करने के लिए। तो ये जो लाइन स्टार्टिंग होती है, जैसे मान लो आपने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ से स्टार्ट किया, तो ये लिख दिया। सबसे पहले हमने जो यूज किया लेफ्ट अलाइन, फिर बात करते हैं मिडिल अलाइन की, फिर बात करते हैं राइट अलाइन, फिर जो आखिरी में आता है वो क्या होता है, हमारा जस्टिफाई। तो फर्स्ट लेफ्ट के लिए कंट्रोल एस, मिडिल के लिए कंट्रोल ई का यूज करते हैं, और ऐसे ही हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल आर का यूज करेंगे, और जस्टिफाई के लिए कंट्रोल जे का यूज करेंगे। तो इस तरह से हम इसका यूज करते हैं। ये इस टाइप से हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस टाइप से हम इंडेंट को बढ़ाने के लिए कंट्रोल एम का यूज करते हैं, और हमारे कंट्रोल शिफ्ट और एम इसका प्रयोग इंडेंट को घटाने के लिए किया जाता है। हम हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर फाइंड करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, किसी भी चीज को फाइंड करना है तो हम किसका यूज करेंगे, कंट्रोल एफ की का यूज करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए इतने ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप सभी को सबसे पहले तो RSKT का जो एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत बधाई हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अच्छे से अपना एग्जाम करके आओ
और जैसे ही आपका एग्जाम हो जाए तो मुझे आके बताओ आपके क्वेश्चंस कितने मिले और कितने नहीं मिले। और इसकी आंसर की हो सकता है मैं आपके लिए जल्द ही एग्जाम्स के खत्म होने के बाद में आपकी आंसर की भी आपके सामने आ जाए। हाँ, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता देता हूँ जो आपको एग्जाम्स में लेके जानी। सबसे पहले तो आपका एग्जाम 10 बजे से लेके 11 बजे तक होगा। तो 10 से 11 आपका क्या होगा, एग्जाम होगा। तो इससे पहले आपका 9:30 के ऊपर आपके एग्जाम्स की जो एंट्री होती है वो क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। तो हमें क्या करना है, एग्जाम सेंटर पे टाइम पे पहुंच जाए, इसलिए आप 8:30 तक ही एग्जाम सेंटर में पहुंच के अपनी सीट को ले लें। इसके बाद में एग्जाम सीट सेंटर पे पहुंचने के बाद में एक काम करना है आपको, वहां पे आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है और अपने एक आधार कार्ड की फोटोकॉपी लेके जानी है। क्या क्या लेके जाना है दोस्तों, एक तो एडमिट कार्ड और दूसरा हमें क्या लेके जाना है, हमारे साथ में क्या होना चाहिए, दूसरा हमारे आधार कार्ड की फोटो, जो हमारा ओरिजिनल आधार कार्ड हो या कोई भी ऐसा आईडी प्रूफ जिसके ऊपर आपकी फोटो लगी हुई हो, 10th की मार्कशीट भी हो सकती है। तो इस टाइप के डॉक्यूमेंट्स आप क्या कर सकते हो, ले जा सकते हो। आप सभी को ऑल द बेस्ट। अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एवं सब्सक्राइब करें, और अपने जो सभी साथी RSCIT एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने वाले हैं उन सभी को बताएं इसके बारे में और अपने साथियों तक शेयर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। धन्यवाद।